वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि इडुटेरिया द्वारा निकाला गया बीपीएससी का मॉडल प्रश्न का जो टेस्ट सीरीज नंबर है ये दूसरा है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन कराए गए हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज बनाया गया है, ये इडुटेरिया के द्वारा निकाला गया। ज़रूर आप लोग बनाएं। जो भी बच्चा अगर 100 के आसपास सही क्वेश्चन बना रहा है यानी अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर चुका है, इसमें आपको बिहार, करेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी यानी सारे मतलब सेम बीपीएससी पैटर्न पर ये मॉडल टेस्ट तैयार किया गया है। बहुत अच्छा है, ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसको जूम कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। किसको नहीं किया जाता है तो याद रखिएगा, देखते हैं हम लोग। तो निजी प्रेषण को किया जाता है, बाह्य ऋण पर जो ब्याज की प्राप्ति होती है उसको भी किया जाता है, बाह्य अनुदान भी किया जाता है, लेकिन जो विदेशी निवासी होते हैं उनकी आय को आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट किसको माना जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है कूट भाषा में दिया है ट्रेजी बिल। ट्रेजी बिल को माना जाता है, वाणिज्यिक पत्र को भी माना जाता है, कैश मैनेजमेंट बिल इसको भी माना जाता है, म्यूचुअल फंड को तो माना ही जाता है, और वाणिज्यिक बिल को भी माना जाता है। तो यहाँ पे पांचों ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, ये सारे को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाजार की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए समाधान के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो जो बाजार में तरलता बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रण करने के लिए जो सरकारी बॉन्ड की बिक्री की जाती है उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रायः चर्चा में रहने वाला शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसको हम चुनना है। देखो यहाँ दिया कि नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर के आधार पर की जाती है, ये बात तो सही है। नॉमिनल जो जीडीपी होता है उसकी गणना किस पे, वर्तमान मूल्य के आधार पर किया जाता है, ये तो बात पक्का सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर की जाती है, जो बात गलत है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि नॉमिनल जीडीपी की आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं। नहीं, ये सटीक आंकड़े नहीं दर्शाते हैं, ये भी बात गलत है। ये दो बात गलत है। और यहाँ पे पूछा क्या है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें एक कथन सही है, जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसकी गणना जो होता है वो वर्तमान मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 और 3 गलत है, तो 2 और 3 राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अगर किसी देश की भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था द्वारा मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा, किसी भी देश का जो भुगतान संतुलन अगर विपरीत हो जाता है तो उसे बस एक ही संस्था है, आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यही मदद करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा इसमें से कौन सा रिपोर्ट है जो जारी नहीं किया जाता है। तो देखते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तो वर्ल्ड बैंक करता ही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करता था, इसको बंद कर दिया गया, लेकिन ये भी कौन करता था, वर्ल्ड बैंक ही करता था। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये भी करता है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक नहीं करता है। तो ये कौन करता है जारी, तो याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच, कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये ग्लोबल जेंडर गैप का रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्राइसिम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। किससे बाबू, ट्राइसिम का संबंध बोल रहा है, इसका कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो ये ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से है। किससे है बाबू, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से है। और ट्राइसिम योजना की शुरुआत जो हुआ था वो 1979 में किया गया था। कब, 1979 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर पहले विचार करते हैं। क्या दे रहा है कि भारत में नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, संवैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। ये बात सही है, ठीक है, नहीं ये बात गलत है। क्या बोल रहा है कि बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं, तो ये बात गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं।
ये मौद्रिक नीति समिति निर्धारित करती है, बैंक द्वारा नहीं, मौद्रिक नीति समिति करती है। अगला दिया हुआ है कि जब नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों का साख सृजन क्षमता में कमी आए। ये भी क्षमता में कमी आती ही है। ठीक भाई, ये दोनों कथन गलत दिया हुआ है, तो दोनों कथन गलत है तो क्या हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है दे रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि मसाला बॉन्ड्स भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजार में जारी किए गए रुपये की देनदारी है, ये बात सही है। फिर दिया हुआ कि पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ताओं द्वारा चीनी रोम्बिन बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है, ये दोनों कथन सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है। कौन सा कारण है जिसको भारत में विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है। दे रहा है कि MSME के लिए अनुकूल शर्तें, ये नहीं रोका है। ठीक है, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे रोकने वाला पूछ रहा है। बोल रहा है कि चीनी यानी चाइनीज आयात के कारण भारत में जो है विऔद्योगिकरण हुआ, यानी औद्योगिकरण का बढ़ावा नहीं मिला, तो ये बात तो सही है। जो चाइनीज सामान है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, इसलिए भारत का जो औद्योगिकरण नहीं हुआ है। ठीक है, सेवा क्षेत्र पर जोर, हम लोग सेवा क्षेत्र पर जोर भी नहीं दिए हैं, ये भी ठीक है। व्यापार करने में आसानी का अभाव, हाँ ये भी बात सही है। जो व्यापार होता है यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का इशू बहुत मिलेगा, तो व्यापार करने में भी आसानी, यानी 2, 3, 4 ये 3 को कथन सही दिया हुआ है। तो 2, 3, 4 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण था। अगर कोई तकनीक में परिवर्तन होता है तो उससे कौन सी बेरोजगारी आती है, ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा, इसमें आपको संरचनात्मक बेरोजगारी आता है। कौन सा, संरचनात्मक बेरोजगारी, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के आहार नाल में कौन सा मुख्य भाग नहीं है। तो आहार नाल में कौन सा नहीं आता है, मुख्य गुहा आता है, आमाशय यानी पेट आता है, आंत भी आता है, लेकिन यकृत जो है ना, यकृत जिसको लीवर कहा जाता है, ये आहार नल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। तो मेटाबॉलिक दर किससे नियंत्रित किया जाता है, तो याद रखिएगा थायराइड के द्वारा। किसके द्वारा, थायराइड के द्वारा मेटाबॉलिक को नियंत्रण किया जाता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। तो सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है बाबू, तो याद रखिएगा ग्रहणी के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रहणी के द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में समरण क्षमता कहाँ पाई जाती है। तो मानव मस्तिष्क में समरण क्षमता पाई जाती है सेरिब्रम में। कहाँ पे बाबू, सेरिब्रम में, जिसको पक्ष मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क का ही एक प्रमुख भाग है, सेरिब्रम में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीवों का उदाहरण नहीं है। कौन सा यूकैरियोटिक जीवों का उदाहरण नहीं है, ये बात कर रहा है। तो इसमें दिया यीस्ट, ये तो नहीं होगा, उदाहरण नहीं है का बात कर रहा है, तो ये ठीक है, ये सवाल नहीं होगा, जीवाणु हो जाएगा। कौन सा, जीवाणु जो है, जो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह एक प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण होता है। ठीक है, जो जीवाणु होता है ये प्रोकैरियोटिक जीव में आता है, यूकैरियोटिक जीव में यीस्ट, मानव, शैवाल आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर की समन्वय प्रणाली है, शरीर की समन्वय प्रणाली का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये आपको तंत्रिका और अंतःस्रावित तंत्र, कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका और अंतःस्रावित तंत्र। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। तो निम्नलिखित में से किन कारणों के कारण जो होता है जल में अस्थायी कठोरता का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा किसके कारण होता है बाबू, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कार्बोनेट लवणों के कारण होता है। ठीक है, तो 1 और 2 जो दिया हुआ है, ये दोनों के कारण आपको जल में अस्थायी कठोरता आता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाए, 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सूची 1 में दिए गए ईंधन का नाम मिलान सूची 2 के उनके प्रमुख रासायनिक गुणों में कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनना है हमको। चलिए हम लोग देखते हैं।
वाटर गैस दिया हुआ है तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। नेचुरल गैस जो दिया हुआ है, नेचुरल गैस कौन सा होता है बाबू, तो मीथेन और ईथेन हो जाएगा, मीथेन और ईथेन हो जाएगा। सीएनजी जो होता है ना वो मीथेन होता है, और एक बच गया है एलपीजी जो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो इस तरह हम लोग मिला लेंगे। ए का 4 दिया हुआ है, बी का 3 दिया हुआ है। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन तो इधर है, देख लेते हैं। ए का 4 बी का 3 दिया हुआ है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला यहाँ तत्व का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा ये तत्व हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। कौन, ऑक्सीजन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा 65% है। और कार्बन इसमें अगर नहीं दिया है तो कार्बन लगभग 18%, हाइड्रोजन लगभग 10% पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक जो होता है ना बाबू, वो मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तेज धावकों के मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है, यानी जो मांसपेशियों का दर्द होता है वो किस कारण होता है, तो याद रखिएगा ये आपको लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण बाबू, लैक्टिक अम्ल के कारण, यानी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण आपको खिंचाव आने लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम किस कोशिका अंग से बनता है ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ये किससे बनता है बाबू, तो ये आपको बनता है गोल्जी काय से। किससे बाबू, तो गोल्जी काय से लाइसो की उत्पत्ति होती है। लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे होती है बाबू, तो गोल्जी काय से होती है, ठीक है। और इससे भी होता है अंतः, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ईआर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे भी लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है अंतर्द्रव्य जलिका, ठीक है। तो इससे भी होती है और इससे भी होती है, तो 2 ऑप्शन दे दिया है, तो ऑप्शन ई भी मार सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है का बात कर रहा है, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया कि शरीर में भोजन को पचाना। देखो भोजन पचने के बाद फिर उसको आप भोजन नहीं बना सकते। जो चीज़ अगर ख़त्म हो जा रहा है, अगर फिर वही चीज़ नहीं बन पा रहा है, तो उसे ही रासायनिक, उसको अपन यहाँ पे दिया शरीर में भोजन का पचाना, ये नहीं होगा। यहाँ पे दूध सा दही बनना, दूध दही जब बन गया फिर दूध नहीं बन पाएगा, ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तन होना, तो जल का वाष्प में परिवर्तन होना जो हो जाएगा ये आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा वो आपको सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो याद रखिएगा उस पर किया गया कार्य जो होगा वो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर जो कार्य होगा वो शून्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब लघु पथ की दिशा घटित होती है तो परिपथ में धारा, क्या बोल रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट की दशा घटती है तो परिपथ की धारा क्या होती है। तो जो सब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो वो प्राय रूप से बढ़ता ही है, ठीक है, प्राय रूप से बढ़ती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिवर्ती ध्वनि को सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो प्रवर्तित ध्वनि को सुनने के लिए श्रोता के सतह के बीच जो दूरी होनी चाहिए वो न्यूनतम होनी चाहिए 17 मीटर। कितना मीटर, 17 मीटर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में हमको देखना है कौन सी कथन। तो यहाँ पे दे रहा है कि दोनों क्लोरीन यौगिक हैं, ठीक है। तो दोनों ये क्या है, क्लोरीन यौगिक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। विरंजक चूर्ण और डीडीटी जो है ये दोनों क्लोरीन के यौगिक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन से गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। ध्वनि तरंग में कौन सा गुण विद्यमान नहीं है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा होगा जो नहीं होगा ये। तो इसमें जो ध्रुवन होगा ना वो ध्वनि तरंग में नहीं आता है। कौन, ध्रुवन नहीं आता। नहीं तो ध्वनि का अनुनाद होता है, प्रतिध्वनि होती है, विवर्तन भी होता है, लेकिन ध्वनि का जो होता है वो ध्रुवन नहीं होता। ध्रुवन प्रकाश तरंग में होता है, ठीक, ना कि ध्वनि तरंग में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उपास्थि यानी कार्टिलेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है। तो कार्टिलेज किस में नहीं पाया जाता है ये बोल रहा है। देखो कंठ यहाँ पाया जाता है, नाक में भी पाया जाता है, कान में भी पाया जाता है, मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, किसकी कोई इकाई नहीं है ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा किसका नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। घनत्व का मात्रक तो होता है किलोग्राम पर मीटर होता है, क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, सॉरी मीटर स्क्वायर होता है। तो घनत्व का क्या होता है बाबू, तो घनत्व का होता है आपको किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर दाब का बोलेगा तो दाब का पास्कल भी होता है, एक और होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। विस्थापन का जो होता है आपको विस्थापन का मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम बोल रहा है, तो B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोबिन। क्या बोलते हैं बाबू, राइबोफ्लोबिन B2 को बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड दिया है तो विटामिन C को बोला जाता है, रेटिनॉल विटामिन A को, और थायमिन विटामिन B1 को बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है, लौह अयस्क कौन सा है। तो याद रखिएगा इनमें से लौह अयस्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सेडेराइट होता है, सीडेराइट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सीडेराइट होता है, सीडेराइट होता है, ठीक है, सीडेराइट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोलामाइन, कोलामाइन डैश एक अयस्क है। तो कोलामाइन किसका अयस्क है, तो कोलामाइन बाबू जस्ता का अयस्क है, किसका है, जस्ता का। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, कौन सा तत्व जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है बाबू, तो तांबा नहीं पाया जाता है रक्त में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा किससे पाई जाती है बाबू, तो ये तना होता है, क्या होता है, तना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया सकता है, तो ये आपको राज्यसभा के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। आर्टिकल 312 में बोला गया है कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार जो है वो राज्यसभा को है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये आपको मिनर्वा मिल्स विवाद जो हुआ था, मिनर्वा मिल्स कहाँ दिया, मिनर्वा मिल्स वाद जो हुआ था वो 1980 में हुआ था, और 1980 में जो हुआ था इसी में स्पष्ट किया राष्ट्रपति हमारा सर्वोच्च न्यायालय कि जो मूल अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, मिनर्वा मिल्स में। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे पहले किस राज्य में चुनाव ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो देश में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो ये आपको केरल में किया गया था। कहाँ पे, केरल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये 1982 में किया गया था। कब, 1982 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 250 करके संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। तो अंतरिम सरकार में इनमें से कौन शामिल नहीं थे ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से दिया सी राजगोपालचारी ये तो थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी ये भी थे, जगजीवन ये यहाँ पे सारे लोग थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, शामिल नहीं थे का बात कर रहा है ना, तो शामिल इसमें से दो लोग नहीं थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर, ये दो लोग अंतरिम सरकार का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अंतरिम सरकार जो 1946 में बना था उसमें श्याम प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दोनों आदमी शामिल नहीं था। अब दो आदमी शामिल नहीं था तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों लोग जो थे ना ये भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे, अंतरिम सरकार में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किन पदों टर्म्स का नहीं उल्लेख नहीं है। क्या बोला है कि निम्नलिखित संविधान, भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का नहीं है उल्लेख। तो किन पदों का उल्लेख नहीं है ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कैबिनेट, लाभ का पद, बजट और फेडरल दिया हुआ है। तो किसका नहीं है बात कर रहा है, तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद फेडरल और बजट दोनों का उल्लेख नहीं किया गया। किसको, फेडरल और बजट दोनों शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है। समवर्ती सूची में नहीं है का बात कर रहा है। तो समवर्ती सूची में जो नहीं है वो है सार्वजनिक व्यवस्था। क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था जो है
ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्तमान में जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य वित्त संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया? जो केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध होता है उसका पूछ रहा है कौन से भाग में, तो भाग 12 में किया गया है। कहाँ? भाग 12 में किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण नहीं करता है? नहीं, राष्ट्रपति की इच्छानुसार कौन सा आदमी है जो पद धारण नहीं करता है? तो याद रखिएगा वो करते हैं आपको लोकसभा के अध्यक्ष। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो राज्यों को वैधानिक अनुदान केंद्र के द्वारा दिया जाता है। तो क्या बोल रहा है कि किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो ये वित्त आयोग की सिफारिश पर। किसके? वित्त आयोग की सिफारिश पर जो होता है केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो भारत सरकार के संसदीय स्वरूप के कौन विशेषता को व्यक्त करता है? ये करता है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। क्या? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसद का जो अस्थायी समिति होता है तो अस्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 31 होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें से लोकसभा से आपको सबसे ज़्यादा 21 और राज्यसभा से आपको 10 सदस्य रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में सर्वाधिक है ये बोल रहा है। तो इसमें से जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट 294, यहाँ बिहार दिया है तो बिहार में 243, तमिलनाडु में 234 और मध्य प्रदेश में 230 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 294। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वीवीपैट का यहाँ फुल फॉर्म क्या होता है यही पूछा है। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म जो होता है ना वो होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेलर। क्या होता है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेलर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? तो 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध जो है स्वामी विद्यानंद ने। कौन? स्वामी विद्यानंद। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो कौन था बाबू? तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था आपको तक्षशिला। कौन था बाबू? तक्षशिला। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि चाणक्य यहीं के आचार्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था? किसके सुझाव पर हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था आपको जॉन सोर के सुझाव पर। किसके? जॉन सोर के सुझाव पर। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन ए। क्या हुआ था ना कि 1783 में, कब? 1783 में अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ा था तो जॉन सोर था ये अन्नगार का निर्माण करने का सुझाव दिया था, और 1784 में ये गोल घर बना था। ठीक है, 1784 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि पटना में भवानी मंदिर का क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था? तो पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था जो है वो आपको भूपेंद्र नाथ दत्त ने। कौन? भूपेंद्र नाथ दत्त। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कौन सी नदी जो है वो कैमूर के पठार और छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है? तो कैमूर तो पहले आप जान जाइए कि ये दक्षिण बिहार में है, तो दक्षिण बिहार से तो सबसे प्रसिद्ध जो नदी एक ही आती है। कौन आती है बाबू? ये सोन नदी है। सोन नदी जो है ये कैमूर के पठार और छोटा नागपुर पठार को अलग करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? दिया है जट जटनी, ये बिहार से है। डोमकच, ये भी बिहार से है। समा चकेवा, ये भी है। और विदेशी, यह चारों जो दिया हुआ है ये बिहार का ही नाटक है, लोक नाटक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? नलकूप का किया जाता है, तालाब भी किया जाता है, नहर भी किया जाता है, और स्लुइस गेट ये भी किया जाता है।
तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है सही है। तो उपयुक्त एक से अधिक और सर्वाधिक बोलेगा तो नलकूप से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था। तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा। किनके द्वारा बाबू? मजहरुल हक के द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंधित नहीं है। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठित हुआ था और उनसे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन ये लोग तो शामिल थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इससे सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का आखड़ा बना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक मध्यकाल में बोल रहा है, तो याद रखिएगा ये बना था आपको बंगाल और दिल्ली के बीच। किसके? बंगाल और दिल्ली के बीच संघर्ष का आखड़ा बना था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है। कौन सा पुस्तक का बात कर रहा है? ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स का बात कर रहा है। ये किसके द्वारा लिखी गई है बाबू? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा। किनके द्वारा बाबू? लाला लाजपत राय। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्शों में शामिल नहीं था। तो बिरसा मुंडा के आदर्शों में शामिल नहीं था का बात कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आचरण की शुद्धता, ये तो शामिल था। आत्मा सुधार ये भी था। एकेश्वरवाद और अहिंसा दिया हुआ है। अहिंसा ये तो शामिल नहीं था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार के राजगीर परागण में कौन सा स्थानीय नेता 1857 ईस्वी के आंदोलन को स्वयं को राजा घोषित किया था। तो कहाँ पे? बिहार के राजगीर के परागण में कौन सा स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। तो ये आपको कौन किया था बाबू? तो ये आपको हैदर अली खान। कौन? हैदर अली खान। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज और डच के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ था। तो ये आपको बेदरा का युद्ध। कौन सा बाबू? बेदरा का युद्ध जो हुआ था ये 1700 समथिंग में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और डच के बीच जो अंतिम निष्कर्ष हुआ था वो 1759 में हुआ था। कब? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ। तो पुर्तगालियों ने अपना दूसरी फैक्ट्री का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये कन्नौर में। कहाँ पे? दूसरी फैक्ट्री कन्नौर में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहली फैक्ट्री जो है वो कोचीन में 1503 में डाला था और 1505 में कन्नौर में दूसरी फैक्ट्री डाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सूरत की संधि किन के मध्य हुआ था। सूरत की संधि। तो सूरत की संधि किन के मध्य हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था आपको कब? तो 1775 में हुआ था और ये अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुआ था। किन के बीच? अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ नीति का जो काल था वो 1858 से लेकर 1935 तक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो ये कथन बोला था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कौन बोला था बाबू? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था। तो महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था। कौन? हॉल्ट मैकेंजी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा पील आयोग। किसका? पील आयोग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र के विश्वासघात के कारण हुआ था। तो ये आपको तत्या टोपे का। किनको बाबू? तत्या टोपे लास्ट तक 1857 के विद्रोह का नेतृत्व ये लास्ट तक लड़े थे। ठीक है, और इनका एक मित्र मान सिंह था और इन्हीं के विश्वासघात के कारण ये पकड़े गए थे और इनको लगभग 1859 में फांसी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे हुआ था बाबू? तो ये बंगाल में हुआ था। चला था 1813 से लेकर 33 तक। ठीक है, पागलपंथी जो है ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय का था जिसमें करम शाह ने चलाया था। कौन? करम शाह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था। तो आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष?
तो 1815 में। कब आत्मीय सभा का गठन कब किए थे बाबू, तो वो 1815 में किए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो गुलामगिरी किनका है बाबू, तो ज्योतिबा फूले का है। किनका है, ज्योतिबा फूले, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली के कारण, किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा, था इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष, किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1875 में कलकत्ता में शिशिर कुमार के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने किया था। तो ये टिप्पणी आपको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना, तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुआ था बाबू, तो ये आपको 1909 में हुआ था। कब, 1909। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था, तो ये आपको कहे थे महात्मा गांधी ने। कौन, महात्मा गांधी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए और बोल रहा है कि इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था। यानी लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, यहाँ पे कांग्रेस मुस्लिम लीग मिल गया था लोग, और जो इसकी अध्यक्षता किए थे वो अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। कौन, अंबिका चरण मजमूदार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी दिशा, कहाँ से, पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। यानी पूर्व की दिशा में बहने वाली, इस तरह बहने वाली नदियों का हमको बताना है क्रम से। चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें महानदी, गोदावरी, इसमें पिन्नर, महानदी, हमको उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है, दक्षिण का सही क्रम, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। तो देखते हैं पहले महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद पेन्नार, उसके बाद कावेरी, उसके बाद वेंगई। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं। तो भारत के सर्वाधिक जो वृत्त क्षेत्र हैं उसमें आपको वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन। कौन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं, यानी पतझर वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों का अवरोही क्रम में सजाएं। तो हम सजाते हैं बाबू, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान के पास है। अब पहले ही देख लीजिए, पहले राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। ठीक है, तो इस तरह देखिए तो कहाँ है आपको, तो ये ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा किस क्षेत्र में या किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा का क्षेत्र जो है वो राज्य पूछ रहा है, तो ये आपको कौन से राज्य में है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा पूछता है तो क्षारीय मृदा उत्तर में है, और लवणीय मृदा पूछा है तो ये गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मौसम वेधशाला संस्था कहाँ अवस्थित है। तो भारतीय मौसम वेधशाला संस्था कहाँ पे है, तो ये आपको पुणे में है। कहाँ पे है बाबू, पुणे में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। सही नहीं है का बात कर रहा है। फिर ये सिंगरौलिया कोयला, ये सही है। कोरापुट बक्साइड के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। दिया कि डल्ली राजहरा लौह अयस्क, ये भी ठीक है। चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए, ये भी सही है। चारों कथन सही दिया है, तो आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता जो गुजरात में कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। तो ये आपको कितने डिग्री पर है बाबू, तो याद रखिएगा ये आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। क्या बात कर रहा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। किसके, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आता है। अगर ग्रेट और बृहद हिमालय के पूछता तो एवरेस्ट और कंचनजंगा आ जाता। ठीक है,
और मध्य और लघु हिमालय पूछता है तो पीर पंजाल और धौलाधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के अंडमान निकोबार स्थित नारकोंडा ज्वालामुखी किस प्रकार की है। तो अंडमान निकोबार में एक ज्वालामुखी है, नारकोंडम ज्वालामुखी। बोल रहा है ये किस प्रकार की है, तो याद रखिएगा ये आपको प्रसुप्त है। कैसी है बाबू, प्रसुप्त। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। भारत में मुख्यतः दो प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है, एक पाई जाती है बैरन द्वीप में जो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक नारकोंडम जो है ये प्रसुप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है। क्या बोल रहे हैं कि मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है। तो मिसिसिपी डेल्टा आपको उदाहरण है ये आपको अंगुलित और पंचक डेल्टा का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पवन द्वारा निर्मित स्थलकृति नहीं है। पवन द्वारा निर्मित स्थलकृति नहीं है का बात कर रहा है, तो इसमें से आपको हो जाएगा भेड़शिला। कौन बाबू, भेड़शिला जो है ये पवन द्वारा स्थलकृति नहीं है। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो ज्वारीय बंदरगाह का बात कर रहा है, तो ज्वारीय बंदरगाह इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा कांडला हो जाएगा। कौन, कांडला जो है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। और भी ज्वारीय बंदरगाह है जैसे हल्दिया कोलकाता में है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थालघाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है। कौन सा, थालघाट का बात कर रहा है, तो थालघाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है, तो ये आपको नासिक और मुंबई को, किसको, नासिक मुंबई को थालघाट जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के निम्नांकित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, और ये पश्चिमी घाट की निम्न पहाड़ी है, हमको बताना है। तो नीलगिरी एक नंबर पे हो जाएगा, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद इलायची की पहाड़ी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेषाचलम पहाड़ी जो कि भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है किस राज्य में स्थित है। तो शेषाचलम कहाँ है बाबू, तो शेषाचलम पहाड़ी जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि लिम्बू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। लिम्बू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये आपको सिक्किम में निवास करती है। कहाँ पे, सिक्किम। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में, प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी। तो याद रखिएगा प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ किया गया था, तो सर्वप्रथम गुजरात में किया गया था। कहाँ पे, गुजरात, जो ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। प्रथम लोक अदालत की स्थापना 1982 में गुजरात में हुआ था। आगे देखते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स ये आपको किसके द्वारा, तो हंटर बीडन, किसके द्वारा, हंटर बीडन के द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है। तो ये आपको भारत को ही मिला है। किसको बाबू, भारत को। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संस्था को वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है। किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधन की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया है, तो ये आपको किया है WMO। कौन बाबू, WMO। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करा कि विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ये पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र है बाबू। कौन है बाबू, महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT प्लेटफॉर्म, OTT ऐप लॉन्च किया गया है। किस नाम से किया गया है, याद रखिएगा ये नाम है चौपाल। क्या बाबू, चौपाल। हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप जो है वो चौपाल के नाम से लॉन्च किया गया है। किस नाम से बाबू, चौपाल। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोपा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो मोपा जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है ये कहाँ पे स्थित है बाबू, तो ये आपको गोवा में है, जो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई। तो मोपा कहाँ पे है, तो गोवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है।
तो ये आपको कर रहा है बेंगलुरु। कौन कर रहा है बाबू? G20 का फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग का मेज़बानी बेंगलुरु में हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कप में फीफा फेयर प्लेयर देश का अवार्ड निम्न में से किसको मिला है? तो फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड किसको मिला है? तो ये आपको मिला है इंग्लैंड को। किसको? इंग्लैंड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली है? तो ये किस शहर को मिला है? तो ये मिला है अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई थी? तो जातीय जनगणना किस तारीख से शुरू हुआ है? तो 7 जनवरी 2023। ठीक है, 7 जनवरी 2023। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो याद रखिएगा, ये आपको कहाँ करेगा? तो ये आपको वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। कहाँ पे? वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में आपको ये नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया है और लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बनाया है? तो ये आपको स्कॉटलैंड किया है। कौन बाबू? स्कॉटलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में एम्पायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? वो एक ही व्यक्ति है, शाहरुख खान। कौन? शाहरुख खान मात्र एक इंडियन थे जो उनको आपको ये एम्पायर पत्रिका द्वारा निकाला गया 50 महानतम अभिनेताओं में शामिल किया गया था। किनको बाबू? शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये आपको बने हैं संतोष कुमार यादव। कौन? संतोष कुमार यादव जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना क्या है? तो 10 सूत्री शांति योजना ये हाल ही खबरों में रहा था और ये क्या है बाबू? तो ये रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना है। किससे है बाबू? रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो ये कौन सा किया है बाबू? तो ये उत्तराखंड किया है। कौन किया है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सी संस्था एक कथित रैंसमवेयर हमले से 1 सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा है? तो ये रहा था कौन बाबू? तो ये आपको एम्स रहा था। कौन? एम्स। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी किससे रहा था? कौन सा संस्था? एम्स जो है कथित तौर पर जो है रैंसमवेयर हमले से 1 सप्ताह से अधिक तक हैक रहा था एम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम का आयोजन किया है? तो कौन सा मंत्रालय किया है बाबू? तो ये आपको संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत। शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के तहत काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTEA से हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा देश किया है बाबू? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया किया है। कौन किया है? ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत। किसके तहत? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये कौन किया है बाबू? तो ये भारत किया है। कौन? बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत के पहले निजी तौर पर विकसित जो रॉकेट बनाया गया है उसका नाम दिया गया है विक्रम-S। क्या बाबू? विक्रम-S। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ई-कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई-कुंभ पोर्टल ये आपको द्रौपदी मुर्मू द्वारा। किनके द्वारा बाबू? द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है। हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है ये कौन सा जिला में, तो ये पश्चिमी चंपारण में। कहाँ बाबू, पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया है, तो किस जिला में किया गया है बाबू, तो ये आपको सासाराम में। कहाँ पे, सासाराम में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेस्ट प्लेस ऐप का उद्देश्य क्या है। तो बेस्ट प्लेस ऐप का उद्देश्य क्या है बाबू, तो ये है आपको सरकारी स्कूल की निगरानी करना। क्या है, सरकारी स्कूल की निगरानी करना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बिहार के नवादा जिले में किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के नवादा जिले से किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको किया गया है जयनंदन को। किनको बाबू, जयनंदन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल हुए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जो मिस्र के काहिरा में आयोजित जो संसदीय सम्मेलन हुआ था वो बस कौन गए थे बाबू, तो ये संजय जायसवाल गए थे बिहार से। कौन, बिहार से जो है संजय जायसवाल जो गए थे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये वहाँ जलवायु संसद में दक्षिण एशियाई प्रतिनिधि के अध्यक्ष के रूप में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान यानी जून 2022 भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। तो दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो बना वो रूस बना। कौन, रूस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। भारत में कच्चे तेल के अपने 85% जो ज़रूरत है उसका आयात पूरी हम लोग किससे कर रहे हैं, रूस से कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, जो भारत में कच्चे तेल है अपने 85% ज़रूरत है जो हम लोग आयात करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हम लोग इराक से लेते थे और रूस से। अभी तो 1 नंबर पर रूस हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्ताव नहीं था। कैबिनेट मिशन जो योजना था उसमें कौन सा प्रस्ताव नहीं था। यहाँ पे दिया कि भारतीय संघ का निर्माण करना, ये तो था। अंतरिम सरकार की स्थापना, ये भी था। संविधान सभा के लिए चुनाव, ये भी था। पाकिस्तान का निर्माण, ये बात नहीं था उसमें। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 1763 में पटना में स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के अधिकार किया था। तो 63 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया था, ये कौन किया था बाबू, तो ये मीर कासिम किया था। कौन, मीर कासिम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था, तो ये तिरहुत के राजा से। किससे बाबू, तिरहुत के राजा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है। तो बिहार में बिहपुर घटना का संबंध किससे है बाबू, तो ये आपको किससे संबंधित है, तो ये सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है। किससे है बाबू, सत्याग्रह आंदोलन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। तो बिहार छात्र परिषद को संगठित किसने किया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद किए थे। कौन, राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो विधान यहाँ परिषद बात कर रहा है, तो याद रखिएगा विधान जो परिषद होता है उसकी निम्न जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होगी वो 40 होती है। कितनी होती है, 40 होती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो संविधान के अनुच्छेद 169 यानी 169 में विधान परिषद के सृजन का उल्लेख कहाँ किया गया, 169 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार प्रदान करने वाले एक नया अनुच्छेद 21 का ए संशोधन में जोड़ा था। तो याद रखिएगा 21 संविधान संशोधन, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथमतः आपात की स्थिति की घोषणा के कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है, कितने समय काल के लिए, तो याद रखिएगा 6 महीना के लिए। कितने, 6 महीने। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक
प्रति हेक्टेयर उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है। यहाँ पे प्रति हेक्टेयर का बात कर रहा है कि मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है अररिया करता है। कौन करता है बाबू? अररिया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है। तो दलहन का उत्पादन बिहार के किस जिले में सबसे अधिक होता है? ये आपको होता है पटना में। कहाँ पे बाबू? पटना। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 के उद्योगों के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? ये कितने हैं बाबू? तो 4 गो। कितने? 4 निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति हस्तांतरित से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत तक कर लिया जाएगा? तो वो 30%। कितने प्रतिशत बाबू? 30%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वन आवरण है? तो ये आपको 7.84 है। कितना बाबू? 7.84। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैथ से क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।